हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज का हम इस वीडियो में सीटी 2020 के लिए और साथ ही सभी जितने भी टीचर एग्जाम्स है, चाहे वो एमपी टेट हो, कोई भी टेट्स हो, एच टेट हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के हम इस वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, यानी सिगमंड फ्रॉइड ने जो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, इसकी क्या क्या अवस्थाएं थी, इदम अहम परम अहम यानी व्यक्तित्व के प्रकार जो बताए उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम इन्होंने मन की दिशा यानी चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये सारी जो बताए हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड मनोवैज्ञानिक है, ये कहाँ के निवासी थे। सिगमंड फ्रॉइड जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, याद रखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड की बुक्स को बहुत ही फेमस बुक थी, इनकी बुक का नाम था द ईगो एंड द इड। ठीक है, याद रखिए क्या नाम था, द ईगो एंड द इड। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानकारी दी थी, तो इनकी ये बुक्स का नाम भी इसी तरह से है। अब देखिए, सिगमंड फ्रॉइड के हम कुछ सिद्धांत जो कि इन्होंने बहुत ही फेमस जिसके लिए जाने जाते हैं, ये बोला जाता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कौन है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रॉइड ने सभी को याद होगा। इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत अगर आप बात करें तो इन्होंने मन की टोटल 3 दशाओं के बारे में बताया। कौन कौन से इन्होंने बताया कि हमारा जो मन होता है 3 प्रकार का, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन के रूप में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अवचेतन को हम अचेतन मन भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसे अचेतन मन भी कह सकते हैं। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन हो जाता है। ठीक है, अगर हम चेतन मन की बात करें तो चेतन मन जो होता है हमारे संपूर्ण मन का जो होता है एक भाग, या कह सकते हैं हमारा अगर पूरा संपूर्ण मन अगर 10 का है तो उसमें से 10 में से जो एक हिस्सा है वो होता है हमारे चेतन मन का, और बाकी का जो बचा हुआ 9 हिस्सा है वो होता है हमारे अवचेतन मन का। तो यानी वही चीज़ यहाँ पे दी हुई कि चेतन मन जो होता है 1/10 भाग होता है, और चेतन मन का मतलब जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में एकदम चलती रहती हैं, जो हमें एकदम से याद रहती है हमेशा, करंट में जो हमारी दिमाग की कंडीशन होती है वो चेतन मन की होती है। और अवचेतन मन जो होता है ये हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का, ये पूरे मन का 9 भाग होता है। और अगर अवचेतन मन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दुखद बातें यानी ऐसी बातें जो हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं, और लेकिन हमने क्या उनको वहाँ पे सेट कर दी। जैसे कि कभी कोई बात चली तो हमें पुरानी बातें याद आ गई कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये घटना हुई थी। साथ ही अतृप्त इच्छा, ऐसी इच्छा जो हम पूरा करना चाहते हैं, लिखिए ये हो सकता है हमारे पास वो पैसे ना हो सकता है हम उस कंडीशन में ना हो, या वो समय सही ना हो हमारे उन इच्छाओं को पूरा करने का। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सारी हमारे अवचेतन मन में होती हैं। यानी ऐसी चीज़ें अगर कोई हमें याद दिलाए तो हमें याद आ जाती है, कोई ऐसी घटना घटे या कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसमें हमें अवचेतन मन की बातें याद आ जाती हैं। और अर्धचेतन मन जो होता है ये हमारे मध्य से, यानी चेतन और अचेतन मन की मध्यस्थ अवस्था को दर्शाता है अर्धचेतन मन। ठीक है, आपने समझ लिया चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब देखिए, जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड थे इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार भी बताए। इन्होंने बताया कि जो हमारा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो टोटल 3 प्रकार का होता है, इदम, अहम, परम अहम, यानी इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर अब एक एक करके हम तीनों के बारे में जान कर लेते हैं, और जैसे क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इदम में क्या क्या चीज़ें होती है, अहम में क्या होता है, परम अहम में क्या होता है। इदम की अगर हम बात करें तो इदम के अगर हम एक से एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, इदम के जो भी कंडीशंस आ गए आपके, जो कि मैं आपको पॉइंट से बताने वाली हूँ, ये सारे पॉइंट जो होंगे ये आपको एक तरह से शैशवावस्था को दर्शाएंगे। जैसे कि आपसे अगर इदम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि ये बात जो है शैशवावस्था की अवस्था में कोई बालक है उसके बारे में की जा रही है, तो आप उससे एक सही तरह से बेटर आंसर दे पाएंगे। तो ठीक है, अब हम इदम के बारे में देखिए। इदम में क्या होता है, इदम में पार्श्व व्यवहार होता है जो बालक का। पार्श्व व्यवहार का मतलब पशु के समान। जैसे पशु क्या होता है, पशु के अपना दिमाग नहीं लगाता, उसे बस खाने से मतलब होता है, अपनी मनमानी करता, कहीं भी जाता है, कहीं भी गिर जाता है, मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो पार्श्व व्यवहार होता है इदम में। दूसरी चीज़ मूल आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी चीज़ें सबसे बहुत ही ज़्यादा प्राथमिक मानी जाती हैं इस इदम में। तीसरी चीज़ इसमें आनंद की अवस्था होती है, काम भावनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे इदम। काम भावनाओं के लिबिडो, अगर बोला जाए कि लिबिडो जो हमारा वर्ड है, लिबिडो जो शब्द है किसने दिया, ये लिबिडो का संप्रत्यय किसने दिया, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने इन्होंने बताया कि इदम की अवस्था कह सकते हैं शैशवावस्था में जो बालक में होता है सबसे ज़्यादा काम भावना होती है, लिबिडो की अवस्था होती है, और आनंद सुख की अनुभूति सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में
होती है। साथ ही इस अवस्था में अगर मन की बात करें तो हमारा अचेतन मन होता है, यानी इस अवस्था में बालक अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं, लेकिन चलता तो है, लेकिन उसको वो चीज़ें याद नहीं होती, उसका प्रयोग नहीं कर पाता वो। तो ये हमारी अचेतन मन होती है। साथ ही अनैतिक होता है, इसमें बालक में अनैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती। अपराधी इच्छाएं होती है। देखिए यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दे सकती हूँ, जैसे कि कोई लड़का है, तो वो रास्ते में किसी लड़के को देख के सोचता है कि मैं इसका अपहरण कर लूँ या मैं इसके साथ कुछ गलत करूँ, ये सोचता है। तो ये जो अवस्था ये हमारी कहलाती है इदम की अवस्था। लेकिन फिर क्या वो सोचता है कि अभी मैं थोड़ा देर इंतजार करता हूँ, जब कोई आसपास नहीं होगा या कुछ सूनी गली होगी तब मैं इसका अपहरण कर लूँगा, ठीक है। तो ये अवस्था, यानी उसने थोड़ा विवेकपूर्ण, उसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, उस पर सोचा, तो ये उसकी हो जाती है अहम की अवस्था। लेकिन वही थोड़ी देर बाद उसको ये अगर ये एहसास होता है कि अगर एक कोई लड़का ये सोचता है कि नहीं, वो लड़की जो है वो भी किसी की बहन हो सकती है, जैसे कि वो भी, जैसे मेरी बहन है वो भी किसी की बहन हो सकती है। तो अगर उसके अंदर एक नैतिकता, एक आदर्शवादी विचार अगर आता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये इसकी अवस्था कौन सी, क्या परम अहम की अवस्था होगी, यानी सुपर ईगो की अवस्था होगी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक अपराधी इच्छाएं जो होती है इदम में होती है, फिर थोड़ा सा विवेकपूर्ण हमारे विचार आ जाते हैं। इसके बाद हम जो आदर्शवादी, एक जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको लेके चलने लगते हैं। अब चलिए, इस तरह से आपने ये इदम तो समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं अहम के बारे में। अहम यानी कि ईगो, जैसे कि इदम जो हमारा शैशवावस्था को दर्शाता है, उसी तरह से अहम जो है बाल्यावस्था को दर्शाता है। अहम में क्या होता है, हमारे मन की स्थिति अर्धचेतन होती, यानी थोड़ा हमारा चेतन में भी रहता है और अचेतन मध्यस्था क्या होता है, यानी बाल्यावस्था में जो बालक होता है थोड़ा थोड़ा दिमाग का प्रयोग भी करने लगता है और सब, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे सब कुछ पता हो, तो कुछ चीज़ें उससे छिपी भी रहती हैं। तो ये समायोजन क्या होता है, इस अवस्था में बालक को समायोजन करने की, जो समायोजन करना प्रारंभ कर देता है अपने समाज के साथ में, माता पिता, अपने दोस्तों के साथ में। वास्तविकता, अब इस समय पे क्या होता है, वास्तविकता से चीज़ें प्लस उसी चीज़ पे विश्वास रहता है जो उसके सामने है, वास्तविकता में है, प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हैं। सामान्य व्यवहार, बालक का व्यवहार सामान्य रहता है। विवेकपूर्ण, यानी कि अभी आपको होता है विवेकपूर्ण विचार होते हैं, कि हो गया हमारा अहम। अब हम पढ़ते हैं परम अहम के बारे में। देखिए परम अहम में क्या चीज़ है, जैसे कि चेतन मन। परम अहम में क्या होता है कि हमारा जो मन होगा चेतन मन, यानी अभी जो किशोरावस्था की जो अवस्था होगी ये हमारी परम अहम की होती है। तो किशोरावस्था में हमारा मन चेतन मन होगा। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, ये भी आपको समझाया कि किशोरावस्था में सारी चीज़ें प्रबल हो जाती हैं। आदर्शवाद ये हमारे अंदर आने लगेगा। नैतिकता की भावना, ये सारे जो हमारे पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें परम अहम या किशोर अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से आपने इदम अहम परम अहम यानी शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को समझिए कि किसमें क्या चीज़ होती है। साथ ही आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी इच्छाएं जो तृप्त नहीं होती हैं वो किस अवस्था में आती हैं। तो याद रखिए कि ऐसी इच्छाएं जो होती हैं वो इदम में आती हैं, ठीक है। ऐसे जो पूर्ण होती है वो इदम में आती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब हम देखिए जो हमारे फ्राइड थे, इन्होंने जब मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, ये मनोलैंगिक विकास की बात की गई थी, तो इन्होंने बोला था बालक को जो मनोलैंगिक विकास होगा इसकी टोटल 5 अवस्थाएं होंगी। तो चलिए 5 अवस्थाओं को समझ लेते हैं। देखिए इनके अनुसार सबसे पहली अवस्था होती है मौखिक अवस्था। देखिए ध्यान से अगर समझेंगे, आपको रटना नहीं, चीज़ें समझिए, ध्यान से समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ आप उसको समझिए। लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सुनने की जो शक्ति है उसको प्रबल रखिए। तो क्या मैं कह रही हूँ, मैंने कहा सबसे पहले होती है मौखिक अवस्था, यानी जब बालक मतलब जन्म से 1 वर्ष तक का होता है तो उसे मौखिक अवस्था कहलाती है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक में जो भी काम करे वो मुख से करेगा। देखिए कुछ भी चीज़ें होगी वो अपने मुंह में डालेगा, अपनी उंगलियां डालेगा, कुछ भी सामान उसके हाथ में आएगा वो सारी चीज़ें मुंह में डालता है। तो इसलिए पहली अवस्था होती है मौखिक अवस्था। फिर दूसरी आती है हमारी गुदावस्था। गुदावस्था में क्या होता है, ये 2 से 3 वर्ष का कोई बालक है वो गुदावस्था में रहते हैं, यानी इस समय जो हमारे जो उपापचन की वगैरह की जो क्रिया होती है वो तीव्र ज़्यादा होती है, तो गुदावस्था हो जाती है। तीसरी क्या कह सकते हैं, गुदावस्था में जब बच्चा बिस्तर बहुत ज़्यादा गीला करता है, उसको याद नहीं है, उसको समझाते हैं लेकिन फिर भी वो गलतियाँ करता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है गुदावस्था में। तीसरी हो जाती है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में, इस अवस्था में क्या होता है हमारे अंदर जो जो लैंगिकता की जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा धीरे धीरे उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये कह सकते हैं जन्निक अवस्थाएं जो है वो धीरे धीरे विकास होने लगती है। फिर हम अगली अवस्था सुषुप्ता अवस्था। देखिए सुषुप्ता अवस्था जो होती है हमारी 6 से 12 सी, इससे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुषुप्ता अवस्था की एक आयु वर्ष क्या होता है, तो याद रखिएगा 6 से 12 क्या कह सकते हैं, जो हमारा बाल्यावस्था की जो एज है ये हमारी सुषुप्ता अवस्था होती है मनोलैंगिक विकास के लिए।
इस अवस्था में जो हमारा जेनेरिक विकास होता है एक तरह से मंद पड़ जाता है। तो इसलिए इसे सुषुप्त, सुषुप्त मतलब सोया हुआ या कुछ देर के लिए शांत हुआ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं वो खत्म हुआ, शांत हुआ वाला। फिर अगली है जननिक अवस्था। जननिक अवस्था में क्या होता है, ये 12 से 20 वर्ष यानी करिए आपकी किशोरावस्था। और किशोरावस्था में क्या होता है, जननी विकास तीव्र हो जाता है। तो इस तरह से हमारे टोटल कितनी अवस्था बताइए फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत। तो याद रखिए फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत टोटल 5 अवस्था बताई, जिससे पहली थी मौखिक, दूसरी गुदा, तीसरी थी लैंगिक सुषुप्तावस्था, फिर जननी। सुषुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष, जबकि जननिक अवस्था आप इस तरह कह सकते हैं किशोरावस्था तो 12 से 20 वर्ष हो जाएगी, और सुषुप्ता यानी बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष हो जाती है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपने अक्सर ये क्वेश्चन देखा होगा, ये आपको पता भी होगा, ऑडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में, यानी ऑडिपस इलेक्ट्रा ग्लैंड के बारे में। जो ऑडिपस ग्रंथि होती है, जो हमारे सिगमंड फ्राइड इनका कहना था कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती थी। याद रखिए ऑडिपस ग्रंथि किस में होती है, ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में। अब लड़कों में क्या होता है कि लड़के जो होते हैं मातृ प्रेमी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। लड़के क्या होते हैं, ये मातृ प्रेमी ज़्यादा होती है, कह सकते हैं माँ का प्रेम जो होता है लड़कों से, लड़कों का प्रेम माँ से ज़्यादा होता है देन अपने पिता से। यहाँ पे बात हो रही औसतन आप बात करें, ऐसा नहीं, कई लोगों को हो सकता है उनके जो बेटे होते हैं अपने पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ से मतलब कि उनसे ज़्यादा मिले जुले रहते हैं, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हैं, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ औसतन अगर देखें तो मैक्सिमम क्या होता है, लड़के जो होते हैं मातृ प्रेमी होते हैं, क्योंकि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। अब देखिए यहाँ जस्ट अपोजिट, अगर लड़के मातृ प्रेमी हैं तो इसका मतलब है वो लड़के जो होंगे पितृ विरोधी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगी पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी होती है तो ऑडिपस आप करेंगे। मातृ प्रेम ग्रंथि कौन सी होती है तब भी आपका ऑडिपस। लड़कों में कौन सी पाई जाती है, ऑडिपस। ठीक है, इस तरह से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगली हमारी इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा का मतलब है कि ये इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है लड़कियों में पाई जाती है। ठीक है, और ये लड़कियों में क्या हो, लड़कियों पितृ प्रेमी जैसी लड़कियां जो होती हैं पितृ प्रेमी होती हैं, यानी कि उन्हें पिता से ज़्यादा मोह रहता है, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी है कि मैं अपने पापा से ज़्यादा क्लोज हूँ, या एक तरह से फ्रेंड की तरह है मेरे। तो लड़कियों में क्या है कि पितृ प्रेमी होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट मातृ विरोधी होती है। हाँ, मम्मी से कभी झगड़ा हो जाता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ हमने यहाँ से भी 3 तरह क्वेश्चन बन जाते हैं कि मातृ विरोधी ग्रंथि कौन सी होती है, इलेक्ट्रा होती है। पितृ प्रेम वाली कौन सी होती है तो इलेक्ट्रा होती है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई किस में जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। और इन सबका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑडिपस इलेक्ट्रा जो अपने संप्रदाय है, यही जो टर्म्स हैं ये किसने दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए एक और इन्होंने संप्रत्य दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, ये सिगमंड फ्राइड के दिए हुए शब्द हैं, तो याद रखिए। नार्सिसिज्म, ये मैंने आपको ये पहले भी समझा चुकी है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वयं से प्रेम करना, स्वयं से प्रेम करने की क्रिया। कोई व्यक्ति स्वयं को ज़्यादा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, अपने सामने किसी को ना देखना, अपने लिए हर चीज़ करना, तो वो हो जाता है स्वयं से प्रेम, यानी नार्सिसिज्म हो जाता है। और नार्सिसिज्म शब्द किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, याद होगा अभी आपको बताया था, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वेना है। ठीक है, अब देखिए क्या सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां भी बताई, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्ति, एक होती जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मतलब व्यक्ति में 2 तरह, एक व्यक्ति जो होता है जीवन जीने के लिए क्या कह सकते हैं जन्म लेता है, दूसरा जो होता है उसका उद्देश्य होता है कि कभी जीवन खत्म हो या मृत्यु की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कौन सी 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई सिगमंड फ्राइड ने, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब देखिए जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट कथन के बारे में भी बताया है। इन्होंने सबसे पहला एक कथन बताया था, बहुत ही फेमस है, कि विस्मरण जो है वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो देखिए कहते हैं ना कि समय के साथ साथ जो होते हैं दुख कम हो जाएंगे, थोड़ा संयम रखो। तो मतलब ये हमारी ऐसी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की कि विस्मरण शक्ति के अनुसार ये रहता है कि हम विस्मरण जो स्मृति होती है कि हम ऐसे जो दुखद अनुभव होते हैं उनको भूल देते हैं, भुला जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें याद दिलाए तो वो बात अलग है कि हमको याद वापस आ जाती हैं चीज़ें। तो ये सारे हो गए। दूसरा है हमारा कि बालक का विकास जो है 5 वर्ष तक हो जाता है। ये किसने कहा था, याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 कथन कौन से पढ़े,
एक तो पढ़ा कि बालक का 5 वर्ष तक हो जाता है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने कहा था। और पहला था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ठीक इस वजह से याद रखिएगा। अब देखिए इन्होंने और भी कुछ सिद्धांत या संप्रत्यय दिए थे। एक तो इन्होंने बोला था कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया, तो याद रखिएगा ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और दूसरी चीज़ है कि स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है। तो इस तरह से जो सिगमंड फ्राइड के बारे जितनी भी जानकारी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे आ सकते हैं वो सभी मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। और पिछले जो आपकी CDP क्लास हुई थी उसमें मैंने थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के बारे में पूरा विस्तार से आपको क्लियर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने लिंक दी तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही सारी क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। अगर आपने इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको टाइम टेबल बताया था तो वो वीडियो जाकर चेक कर लीजिए और वहाँ से टाइम टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से डाउन और उसको सेव कर लीजिए और ताकि आप टाइम टू टाइम आ सके। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और याद रखिए कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कल है आपके मैथ्स की डाउट क्लास। ये मैथ्स की डाउट क्लास सिर्फ सीटेड वालों के लिए नहीं, साथ ही अगर सुपर जेट KVS जो भी मैथ्स इनके एग्ज़ाम में आता है उनके लिए है। तो ज़रूर कल के वीडियो जो भी हमारा वीडियो है उसको मिस मत करिएगा और ज़रूर आइएगा। और अपने डाउट्स आज शाम तक यानी आज शाम 8 बजे तक मुझे सर्विस सेंड कर दीजिए। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप स्क्रीन से उस ईमेल आईडी पर जाकर मुझे ईमेल करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर आप जो भी डाउट हो आप वहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।